Hello and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about chapter 4, that is the Mughal Empire. So students, in today's video lecture we are going to discuss about a closer look about Akbar's policies. Okay, this is our today's topic. So let's get started with our today's topic. So students, let us have a look on Akbar's policies during his reign. तो जैसे कि आपको ये मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया, ठीक है, उससे नूरजहान का इन्फ्लुएंस जहांगीर कोर्ट, देन उससे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अकबरनामा एंड आने अकबरी, ठीक है। तो अब देखिए, अब अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो मेन हमें कहाँ से पता चलता है, आपको पता होना चाहिए अकबरनामा से, ठीक है। तो अकबरनामा से ही आपको पता चलता है, जो आपने पढ़ा है कि अकबरनामा की 3 वॉल्यूम्स थी, ठीक है, और उसकी जो 3rd वॉल्यूम है कौन सी है, आने अकबरी, ठीक है। तो आने अकबरी जो है ये आपको अकबर की सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी किस तरह की थी, कैसी पॉलिसीज़ अकबर यूज़ करता था, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अबुल फजल ने जो बुक लिखी थी अकबरनामा, जो मैंने आपको पढ़ाया पहले भी अकबरनामा के बारे में, आने अकबरी के बारे में, आने अकबरी क्या है, उसकी 3rd वॉल्यूम है उसी बुक की, ठीक है, 3rd पार्ट है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में लिखा गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, एम्पायर है, ठीक है। तो अकबर का एम्पायर जो है वॉज डिवाइडेड इनटू सूबास, ठीक है। तो सूबास में डिवाइड है वो, और सूबास जो हैं आगे जो हैं वो किस में जो है वो डिवाइडेड हैं, उनको कौन कौन देखता है, सूबेदार देखते हैं और दीवान देखते हैं, ठीक है। अब सूबेदार जो हैं वो क्या देखते हैं, सूबेदार जो हैं वो मिलिट्री जो हैं, मिलिट्री के बारे में सब देखते हैं, देख रेख करते हैं, और दीवान जो हैं वो फाइनेंशियल ऑफिसर्स थे, ठीक है। तो सूबेदार जो हैं वो जितनी भी हैं, दे कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री दोनों फंक्शंस जो हैं वो सूबेदार जो हैं वो अकबर की प्रोविंस में देखते थे। अब जैसे कि देखिए, हमारा इंडिया है या कोई भी कंट्री ले लीजिए, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे जो हैं ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो इंडिया है वो स्टेट्स में डिवाइडेड है, यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइडेड है, तो अलग अलग प्रोविंस जैसे है, तो उस टाइम पे भी ऐसा ही होता था, ठीक है। तो बहुत सारा जो है वो एक किस में डिवाइडेड है, प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो उनको उनकी देख रेख करने के लिए सूबेदार और दीवान होते थे, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सारी जिम्मेदारी जितनी भी है वो सूबेदार और दीवान को दे दी जाती थी। डिफरेंस बिटवीन सूबेदार एंड मनसबदार। अब सूबेदार और मनसबदार में क्या डिफरेंस है, सूबेदार जो होते थे वो एक इंडिविजुअल लीडर था, ठीक है, समझ लो एक प्रोविंस है, ठीक है, तो प्रोविंस में, ठीक है, एक प्रोविंस आ गया, ठीक है, प्रोविंस में जो है बहुत सारी, एक प्रोविंस है, ठीक है, तो इसका जो है जो भी देख रेख करेगा वो होगा सूबेदार, ठीक है। लेकिन अब बात आती है मनसबदार की, तो उनमें क्या डिफरेंस है, मनसबदार को सिर्फ एक मनसब मिलता था, ये पूरा प्रोविंस आ गया ना, तो यहाँ पर बहुत छोटे 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 क्या हैं, मनसब्स हैं, ठीक है। तो उनमें से एक कोई जो है वो किसको दे दिया जाता था, मनसब को दे दिया जाता था, मतलब मनसब जो है एक मनसबदार को दे दिया जाता था। तो अब मनसबदार जो है वो उस चीज़ को संभालता था, ठीक है। तो सूबेदारी एक पोस्ट है, जो एक लीडर है प्रोविंस का, वो सूबेदारी करता था, संभालता था। तो यही जो है डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। देन आगे चलते हैं। For the maintenance of peace and order in his province, the सूबेदार was supported by other officers. तो ये सारी मेंटेनेंस जो है, पीस एंड ऑर्डर, अब देखिए
यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है गवर्नमेंट के लिए कि पूरी हर जगह पर पीस एंड ऑर्डर बना रहे, ठीक है। लोग जो है शांति से जिए, सेफ्टी हो, लोगों को अपने घरों में रह के सिक्योरिटी हो, या हर काम जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ढंग की चले। तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो हर डिपार्टमेंट में हैं और हर डिपार्टमेंट को अच्छे से चलाते हैं, उनकी देख देख करते हैं, ठीक है। अभी ऐसा है, तो अकबर के टाइम पे भी ऐसा था, उसने बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो नियुक्त किए थे, ठीक है, जो है पीस एंड ऑर्डर को बनाए रखते थे प्रोविंस में, ठीक है। तो द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। जो मैंने आपको बताया कि सूबेदार जो है वो हेड है किसका, एक प्रोविंस का हेड है, उसने सारा प्रोविंस संभालना है, ठीक है। तो सूबेदार को और बाकी के ऑफिसर्स दिए जाते थे जो उसकी हेल्प करते थे, उसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो उसमें से जो थे, पहला जो था वो था बख्शी, ठीक है। तो बख्शी कौन था, मिलिट्री पे मास्टर था, ठीक है। तो बख्शी जो है वो मिलिट्री को फाइनेंस करता था। मिलिट्री जितनी भी थी उनकी जितनी भी पे थी या उनके लिए जो भी रेख देख रेवेन्यू वगैरह दिया जाता था वो बख्शी के हाथों में होता था, ठीक है। उसके बाद सादर, तो सादर जो है वो मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, ठीक है। तो वो रिलीजियस या फिर कोई भी चैरिटेबल एक्ट करना है उसके लिए जो रेवेन्यू है वो सादर के पास होता था, सादर की जिम्मेदारी होती थी। फौजदार जो है वो मिलिट्री कमांडर्स की रेख देख करते थे, फौजदार, ठीक है। देन कोतवाल जो थे वो टाउन पुलिस कमांडर थे, ठीक है। मतलब टाउन में जो भी पुलिस का जैसे काम करते हैं आजकल, ठीक है, पुलिस का जितना भी काम है वो सारा कौन देखता था, कोतवाल देखते थे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। अब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालनी है, ठीक है। बाकी तो हो गया, रेवेन्यू का हो गया या सारा कुछ हो गया, ठीक है, तो मिलिट्री का हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालनी होती है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नोबल्स को अपॉइंट किया जाता था। राजा जो है अपने नोबल्स को अपॉइंट करता था, जो नोबल्स उसके लिए बहुत ज़्यादा वफादार थे और नोबल्स को बहुत सारा पावर जो है दिया गया था, ठीक है। तो क्या पावर था उनको, नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा उसकी आर्मी है उतनी ही ज़्यादा उसको रेवेन्यू भी दिया जाता था, पैसा खूब होता था उनके पास और आर्मी भी उनको खूब दी जाती थी, ठीक है, सपोर्ट के लिए, या कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है तो नोबल्स को इतना ज़्यादा हक दिया गया था, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि पावरफुल थे नोबल्स अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम। तो अब ये पावरफुल क्यों थे, क्योंकि एक तो ये लॉयल थे एम्परर को, ठीक है, और एम्पायर को भी, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको इतने ज़्यादा जो है रेवेन्यू सिस्टम या आर्मी जो है प्रोवाइड की गई थी ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सकें, कोई भी दिक्कत जो है इनको काम करने में नहीं आए, ठीक है। तो दे वर ऑल्सो लॉयल टू एम्परर एंड एम्पायर फंक्शनड एफिशिएंटली, ठीक है। जैसे अगर एम्परर को वो लॉयल होंगे तो सारा काम जो है वो कैसा होता है, अच्छे तरीके से होता है, एफिशिएंट तरीके से होता है, कोई भी उसमें कमी की गुंजाइश नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो नोबल हैं वो अच्छे से रहें। तो वो एम्परर को अगर रिस्पेक्ट करेंगे, एम्परर को लॉयल्टी देंगे तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चलती है, कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, ठीक है। तो वैसा ही होता था बिकॉज ऑफ देयर लॉयल्टी। सो बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, अब जैसे आपको पता है कि 17th सेंचुरी के एंड तक मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने की कगार में आ गया था, ठीक है। 1699 जैसे कि वहाँ तक जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि औरंगज़ेब के बाद के रूलर्स या औरंगज़ेब भी जो था, मतलब जो थे लेटर मुगल्स थे, वो इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल नहीं सके, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे नोबल्स जो थे, मैंने आपको पहले ही याद कीजिए दिल्ली सुल्तान्स के टाइम पे बताया था उस चैप्टर में कि नोबल्स जो हैं वो हर हिरार्की में जब बात की जाती है राजाओं की या आगे उनके सक्सेसर्स की, तो सक्सेसर जो हैं वो अपने जो हैं पूर्वजों के द्वारा जो है नियुक्त किए गए नोबल्स को इतनी प्रेफरेंस नहीं देते थे, ठीक है। तो वो अपने नोबल्स खुद बना लेते थे। तो उससे क्या होता था, जो नोबल्स थे जो पहले के किसी ने अपॉइंट किए गए होते थे, तो वो नोबल्स जो हैं अपनी इंडिपेंडेंट असर्ट कर लेते थे, ठीक है।
तो अपने जो है उनको ये था कि अगर हमें लाइक नहीं किया जा रहा है, हमें पसंद नहीं किया जा रहा है, तो हम भी क्यों लॉयल रहें। तो उनको भी रहता था, लालच रहता था कि अब हमें जो मिला है हम उसको ही इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, हम किसी के नीचे काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से नोबल्स जो हैं वो क्या करते थे, वो इंडिपेंडेंट असर्ट कर लेते थे, ठीक है। तो उनकी लॉयल्टी जहाँ तक की है वो जो है बहुत इफ़ेक्ट हो गई। पहले जैसे वो एम्पायर, जैसे मैंने आपको बताया कि अकबर के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा नोबल्स जो थे अपॉइंट किए गए थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, लॉयल थे, इसलिए एम्पायर जो है वो अच्छे से चलता था। लेकिन अब उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो क्या हो गई, वीक हो गई। क्यों? क्योंकि अपना सेल्फ इंटरेस्ट ही नहीं था उनको यही था कि वो अपने लिए जो है काम करेंगे, अपने लिए सोचेंगे। उनको एम्परर का कुछ नहीं है लेना देना, क्योंकि एम्परर जो है वो तो मर गया, लेकिन उसके आगे बेटा जो एम्परर बना है उसको तो हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमें जो है रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारी बात नहीं सुनता। तो उनको ये लगा कि अब हम भी जो है इंडिपेंडेंट असर्ट कर लेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं नोबल्स थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट असर्ट की, जैसे कि मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो वो बंगाल की इंडिपेंडेंट असर्ट कर ली थी उसने, ठीक है। तो बंगाल उसको एक एज अ प्रोविंस दिया गया था संभालने के लिए, लेकिन जब बात आई तो उसने क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट असर्ट कर लिया और बंगाल का खुद ही राजा बन गया था, ठीक है। और दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ निज़ाम उल मुल्क की, ठीक है। निज़ाम उल असफ जा, तो वो जो था उसको हैदराबाद की जो है वो उसको नोबिलिटी मिली थी, तो वहाँ पर उसने भी जो है क्या कर दिया, खुद ही इंडिपेंडेंट असर्ट कर लिया था, खुद को ही वहाँ का राजा बना लिया। तो ऐसे और भी बहुत सारे नोबल्स थे जिनको सेल्फ इंटरेस्ट था, इसलिए उनकी लॉयल्टीज़ जो हैं वो वीक हो गई, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है अ क्लोजर लुक बाय अकबर्स पॉलिसीज में नेक्स्ट टॉपिक की अकबर एंड द आइडिया ऑफ इबादत खाना। तो अब ये इबादत खाना जो है, अकबर एंड द आइडिया ऑफ इबादत खाना, यहाँ पर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी की। फतेहपुर सिकरी जो है देख लीजिए कहाँ है, ये है फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में अकबर ने क्या बनाया था, इबादत खाना बनाया था। तो यहाँ इबादत खाना मीन्स खाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक मतलब कि एक जगह, ठीक है, एक जो है एक प्लेस थी जहाँ पर उसने डिस्कशंस की अकबर ने, ठीक है। किससे डिस्कशंस की, रिलीजन पे डिस्कस किया उसने, मतलब धर्म के बारे में डिस्कस किया, किससे, उलामा से, जो क्या होगा वो जो बड़े बड़े हेड होते थे हर रिलीजन के, उसने उनसे बात की, ठीक है। उलामा जो हैं वो मुस्लिम्स के हेड होते थे, ब्राह्मण से बात की जो हिंदूज़ के जो हैं हेड माने जाते थे, पंडित्स वगैरह, ठीक है। जैसे प्रीस्ट, अब देखिए आपने क्रिश्चियंस के बारे में पढ़ा नहीं पूरे चैप्टर में, लेकिन तब जो है बाय द एंड ऑफ मुग़ल एम्पायर तब तक बहुत सारी और जो हैं रिलीजन्स जो हैं अपेयर हुए थे, जिनमें से एक जो थे पुर्तगाल थे, ठीक है। पुर्तगीज़ थे जो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। और ज़ोरास्ट्रियंस थे, ज़ोरास्ट्रियंस मतलब पारसीस, ठीक है। तो उनके जो हैं हेड से बात की उसने, और बात क्यों की, वाई, ही वॉन्टेड टू नो अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स एंड सोशल कस्टम्स। तो वो ये चाहते थे कि जितने भी लोगों के अलग अलग रिलीजन हैं उनके अलग अलग कस्टम्स क्या हैं, उसको इसमें इंटरेस्ट था कि किस तरह के उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, रिलीजन कैसा है, ठीक है। लेकिन अब उनसे बात करके उसने क्या सीखा, उसने ये सीखा, Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars who emphasize ritual and dogma were often bigots. तो अब उसने ये कंक्लूजन निकाला उनसे बात कर करके कि जितने भी रिलीजियस जो हैं लोग हैं, जो हेड मानते हैं अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम बहुत बड़े जो हैं धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन वो क्या हैं, उसने ये रियलाइज़ किया कि वो रिचुअल्स को मानते तो हैं, लेकिन वो उसको क्या बना देते हैं, एक डोगमा बना देते हैं। मतलब रिचुअल डोगमा मीन्स एक रूढ़िवादी बना देते हैं उसको। जैसे कि समझ लीजिए कि अब कोई धर्म है या पंडित कहेगा कि भाई आपने दाएं हाथ से घड़वा क्यों पकड़ा, दाएं हाथ से फूल नहीं पकड़ना है, इस तरह से पूजा करते हैं, थाली जो है उल्टी नहीं घुमाते हैं, राइट टू लेफ्ट घुमाते हैं, लेफ्ट से राइट नहीं घुमाते हैं। तो ये जो है ये रिचुअल्स हैं, लेकिन अकबर ने कहा कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से लोगों पर ये चीज़ें थोपना या रिचुअल्स थोपना, ये अलग बात है, ठीक है। तो ये सब अकबर को पसंद नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने दो वर्ड्स पढ़े, डोगमा और बायकॉट,
ठीक है। तो डोगमा मैंने आपको बताया जैसे कि रूढ़िवादी जो है बना दिया उस चीज़ को कि हाँ भाई अब ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, ठीक है। अगर पूजा करनी है दिन ढले करनी है, दिन जब जो है वो 6 बज जाए उसके बाद नहीं करनी है, या कुछ भी कोई भी बात है, मतलब इस तरह के रिचुअल्स जो हैं, तो वो जो है वो कहते थे कि रिचुअल्स को डोगमा बनाया जाता है, रूढ़िवादी बना दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कट्टरपन जो है आ जाता है, बाय गॉड मतलब कट्टरपन आ जाता है एक, ठीक है। तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अकबर को ये चीज़ें पसंद नहीं आई कि हर चीज़ को इस तरह से अलग तरीके से लेना, वो उसको अकबर को पसंद नहीं आया। तो डोगमा मीन्स अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव, मतलब उसको मानना ही मानना है, ठीक है। एक ऐसा स्टेटमेंट किसी ने दे दिया, उसको मानना ही मानना है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई दाएं हाथ से फूल पकड़ना है तो हम दूसरे बाएं हाथ से नहीं पकड़ सकते, या फिर कोई भी व्रत है या कुछ भी है उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये इंटरप्रिटेशंस जो हैं, जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, तो उनको जो है डोगमा बोलते थे, ठीक है। तो बाय गॉड जो है एक ऐसा इंडिविजुअल है जो क्या करता है, दूसरे पर्सन के रिलीजियस बिलीफ्स या कल्चर्स को इंटॉलरेंट करता है, जो नहीं मानता है, कट्टरवादी है, सिर्फ अपने ही रिलीजन के बारे में सोचेगा, उसी को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो अब उसने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई इन सब से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो हैं, ये चीज़ें जो हैं लोगों के दिमाग में डिफरेंस पैदा कर सकती हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे दिखाया भी गया है कि अकबर जो है बहुत सारे जो है रिलीजियस अथॉरिटेटिव लोगों के साथ बैठा हुआ है, जैसे इसके साथ ये बहुत सारे जो है इबादत खाना में डिस्कशन कर रहा है, लेकिन उसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिला इससे। तो अब वो डिससेटिस्फाइड हो गया, डिससेटिस्फाइड विद रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स एंड बाय गॉड्स। अब बहुत सारे रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स आ गए, वो ये उसको पता था कि ये सब जो हैं ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स डालेंगे, धार्मिक जो हैं रूढ़िवादी लोग जो हैं वो लड़ाइयाँ डलवा सकते हैं। तो इस तरह के बाय गॉड्स उसको मिलेंगे जो सिर्फ अपने ही रिलीजन के बारे में सोचेंगे। देखो बीइंग अ इस्लामिक, ठीक है, वो ऐसा नहीं चाहता था, वो कहता था कि हर धर्म एक जैसा होना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या जो है वो खुद एक जो है इस्लाम को प्रीच करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हर एक धर्म को रिस्पेक्ट करता था, और उसी वजह से जो है अकबर को अकबर द ग्रेट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई भी ऐसा मुग़ल रूलर नहीं था जिसने धर्म के बारे में सोचा होगा लोगों के, लेकिन अकबर जो था ये हर रिलीजन को क्या करता था, रिस्पेक्ट देता था, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक आइडिया दिया सुले कुल का। अब अकबर ने बोला मैं एक अपना रिलीजन बनाऊंगा। वो रिलीजन क्या होगा, उस रिलीजन को नाम दूंगा सुले कुल। सुले कुल मीन्स यूनिवर्सल पीस, मतलब कि कोई भी धर्म को कोई माने लेकिन बस एक शांति बनाए रखे, ठीक है, मतलब शांति बनी रहे, कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, ठीक है। तो उसको देखते हैं ज़रा हम। द आइडिया ऑफ रिलीजियस intolerance where people should not be discriminated on the basis of religious or his realm। तो अपनी जो है अपने धर्म या अपने धर्म को प्यार करने वाले को कहीं भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी है, ठीक है। तो वो ये चाहता था कि हर एक को इक्वल माना जाए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मिस उसने उसके लिए कुछ किया, तो आपको जो है एक जाजिया टैक्स लगाया जाता था लोगों पर। जाजिया टैक्स मीन्स एक टैक्स होता था, वो रिलीजन के ऊपर लगाया जाता था। मतलब मुगल्स के टाइम पे पहले वो टैक्स लगाया जाता था कि जो मुस्लिम नहीं होगा, जो कोई और धर्म का प्रचार करेगा और धर्म को मानेगा, तो उसको एक जाजिया टैक्स देना पड़ता था। अगर मंदिर जाना तो जाजिया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, या वहाँ पे चर्च में जाना तो जाजिया टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसने वो भी हटा दिया। उसने कहा कि ये कुछ नहीं होता है, ये टैक्स नहीं लगेगा, आज के बाद लोगों को जो धर्म मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स। अब यहाँ पर एक सिस्टम था, एक एथिक्स का मतलब एक नैतिकता थी कि ऑनेस्टी होनी चाहिए हर एक में, जस्टिस होना चाहिए। ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, जस्टिस मीन्स
जो है न्याय, पीस मतलब शांति, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को माने, लेकिन ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस हर एक धर्म सिखाता है। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वो हमेशा ये सिखाता है कि आपस में प्यार से रहें, शांति बनाए रखें, भाईचारे से रहें। तो यही जो है वो अकबर का सुलेह कुल का आइडिया था, ठीक है। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और हर एक को ये मानना पड़ेगा, और हर एक को जो है हर एक धर्म की जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें कहीं ना कहीं अबुल फाजिल का बहुत बड़ा रोल है इस आइडिया को फ्रेम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने ही जो है ये अकबरनामा लिखा था, और उसकी 3rd वॉल्यूम में ही आने अकबरी के बारे में वहाँ पे अकबर के जितने भी आइडियाज़ हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें उन्हीं से आइडिया मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अबुल फाजिल भी इसमें बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। अगर वो बुक्स नहीं लिखता तो हमें बुक्स से हमें वो नॉलेज नहीं मिलता, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है ये अकबर के आइडियाज़ जो है जहांगीर ने भी फॉलो किए और शाहजहां ने भी आगे फॉलो किए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें मेन कहाँ से पता चलती हैं? अकबरनामा से ही पता चलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अबुल फजल जो है वो उसका मेन रोल जो है इसमें लगता है, क्योंकि अकबर के बारे में सारी पॉलिसीज़ के बारे में हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें कहाँ से पता चला? अबुल फजल की बुक से, जिसका नाम है अकबरनामा, ठीक है। उसकी 3rd वॉल्यूम है एन अकबरी, ये आपने याद रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अ क्लोजर लुक अबाउट अकबर्स पॉलिसीज। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।